फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो गया था। हर तरफ कई नए स्टूडेंट नजर आ रहे थे। कबीर, रजत और आनिया ग्राउंड में बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे। आनिया और रजत रिलेशनशिप में थे। इन तीनों का ग्रुप कॉलेज के पहले दिन ही बन गया था। इस बार एमबीए फाइनल ईयर था। कबीर उन दिनों एक छोटे से फ्लैट में रघु काका के साथ रहता था। उसके पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिनते उसके पिता अनिकेत सिंह ने रघु काका पर उसकी सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। रिश्तेदार कोई था नहीं, या ये कह लो कि मिलते नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने जात बिरादरी के बाहर जाकर एक अनाथ मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था और सब छोड़कर दिल्ली आकर बस गए थे और यहीं अपने मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे थे। आयशा, जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने कभी उन्हें अपने फैसले पर शर्मिंदा या अफसुर्दा नहीं होने दिया था। एक रोज जब रघु नाम का आदमी अपने बेटे को उनके अस्पताल में लाया तो उनके सामने गिड़गिड़ा उठा था कि उसे बचा लें, लेकिन अफसोस कि वो ऐसी हालत में पहुंच चुका था कि इमरजेंसी में ले जाते ही उसने दम तोड़ दिया था। रघु उस दिन फूट फूट कर रोया था कि पत्नी के बाद उसका इकलौता बेटा भी भगवान ने अपने पास बुला लिया था। उनमें जीने की इच्छा नहीं रह गई थी। यूं भी वो बेघर थे। तब आयशा ने उन्हें अपने घर में रख लिया था और वो कबीर में अपने बेटे को देखने लगे थे। अब जबकि ना उनका कोई था ना ही कबीर का, तो वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। कबीर की स्टडी के लिए वो दोनों कॉलेज के करीब ही एक फ्लैट में रह रहे थे। रघु काका 15 दिन में एक बार घर जाकर उसकी साफ सफाई कराते थे। अरे यार, तू भी ना कब तक सिंगल रहेगा? देख, जरा तुझसे जूनियर भी कपल में घूमते हैं और एक तू है जो पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। रजत ने उसे कहा, तू मेरी टेंशन मत ले और आनिया पर फोकस रह। इधर उधर ज्यादा उड़ाना तो तेरे पंख कतर देगी वो, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, वो तो बाद में कुछ करेगी, लेकिन तू साले, तू पहले मेरी जान ले लेगा। रजत, आनिया तुझे बहुत चाहती है और मैं उसे अपनी बहन और अच्छी दोस्त समझता हूँ। तो खुद को थोड़ा सुधार ले। मैं उसके साथ कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसने गंभीर होकर कहा। हाय गाइस, कैसे हो रजत? इस खनकती हुई चुलबुली आवाज पर कबीर ने उसे देखा। वो जो भी थी खासी फैशनेबल थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप में दुपट्टे से बेनियाज अपने कटे हुए बालों को लहराती हुई वो उनके सामने थी। कबीर ने सवालिया अंदाज में रजत की ओर देखा। हाय, तुम्हें देखते ही अच्छे हो गए हम, कहकर उसने कबीर की ओर देखा। कबीर, ये मेरी फ्रेंड रश्मिता, और रश्मिता, ये कबीर है, माय बेस्ट फ्रेंड और लड़कियों से परहेज करने वाला इकलौता लड़का। रजत ने उसे इंट्रोड्यूस कराया। कबीर के माथे में बल पड़ गए थे। उसे रजत की ये फ्लर्ट करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये लड़की तो उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। आनिया से छुप कर ये काम करता था वो। ये रश्मिता से पहली मुलाकात जरूर थी, लेकिन इसके बाद तो वो उससे मिलने के बहाने ढूंढती ही थी। जैसे उसने आनिया से दोस्ती कर ली और उनके ग्रुप में शामिल हो गई। हालांकि कबीर को यह अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। रश्मिता की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। उसके कितने बॉयफ्रेंड थे शायद उसे भी मालूम नहीं होगा। कबीर से इम्प्रेस वो उसकी सिर्फ पर्सनालिटी देखकर नहीं, बल्कि उसका स्टेटस देखकर हुई थी। अब रजत से ज्यादा वो उस पर फिदा थी और रजत उसकी अदाओं में फंसकर आनिया से दूर हो रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कबीर। आज आनिया और अजत नहीं आए थे। वो जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, उसके कहने पर नजर उठाकर उसे देखा। वो रोज की तरह सजी सवरी खुले से कपड़ों में उसके सामने थी। वो उसे एक आंख नहीं भाती थी, जबकि वो उसकी कुर्बत के लिए तड़प रही थी। हाँ बोलो। वो दोबारा बुक पर झुक गया था। यहाँ नहीं, प्लीज बाहर चलो। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर उसके साथ बाहर आ गया। वो उसे लेकर अपनी खास जगह पर जा पहुंची थी। ये यूनिवर्सिटी का एक सुनसान सा कोना था। कबीर, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो?
क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? रश्मिता उसके सामने खड़ी थी। उसने एक खुले गले वाला वन शोल्डर टॉप पहना हुआ था। कबीर की नजरें खुद ही झुक गई थी। कबीर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू। वो उसके करीब आकर उससे लिपट गई थी और उसे किस करने की कोशिश करने लगी थी। रश्मिता, अपनी हाथ में रहो। उसने उसे पीछे धकेला लगा। तुम्हारे लिए तो मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। लेट मी किस यू। वो फिर से आगे बढ़ी थी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ झटक दिया था। यू आर इंसल्टिंग मी कबीर, कम टू मी प्लीज। उसने फिर से कोशिश की। बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कोई इज्जत होती है रश्मिता। और तुम्हारी मेरी नजरों में कोई औकात नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसने सख्ती से कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर, और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। वो बल खाकर बोली। ऐसा कभी नहीं होगा। वो उसे वहीं छोड़कर चला गया था। इसके बाद रश्मिता ने कबीर से ज्यादा ध्यान रजत पर देना शुरू कर दिया था। वो उसे रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। आनिया उसके ये रंग ढंग देख रही थी, साथ ही वह रजत का बदलता सलूक भी देख रही थी। अब उसे रश्मिता से खौफ आने लगा था। रजत कबीर ने रजत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर रश्मिता का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा था। अक्सर रश्मिता एक जहरीली मुस्कान उसकी तरफ उछाल देती थी। आज क्यों कर रही हो तुम ये सब? रजत आनिया का फियांसी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वजह से उन दोनों का रिश्ता बिखर रहा है। उस दिन वो अकेले में उससे उलझ पड़ा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब ना करूं तो तुम्हें मेरे करीब आना होगा, वो आराम से बोली। कबीर के जबड़े भींच गए थे। वो रेड कलर की स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी, जिसके गहरे गले से दावते नजारा आम था। दुपट्टा तो शायद कभी उसने खरीदा ही नहीं था। उसके वजूद से उसे घिन आने लगी थी। उसकी पहल कि वो कुछ कहता। रजत और आनिया अलग अलग सिमत से आए थे। कबीर खुद भी परेशान हो गया था। आनिया उसे बहुत अजीब थी। वो जानता था कि वो रजत से बहुत मोहब्बत करती थी, उसके बिना वो जीना भूल जाएगी। रजत और रश्मिता की सामें साथ गुजरने लगी थी, और जब आनिया को इस बात का पता चला तो वो टूट गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। रजत ने साफ लफ्जों में उसे बोल दिया था कि उसने रश्मिता से शादी का मन बना लिया है, और अब आनिया से उसका कोई सरोकार नहीं है। मैं मर जाऊंगी रजत, मुझसे ऐसा मजाक मत करो प्लीज। हम दोनों हमेशा से साथ थे और हैं, वो रोते हुए बोली, लेकिन साथ रहेंगे नहीं। तुम इस सच्चाई को मान लो। उसने उसकी तफरस बगैर देखे कहा और निकल गया। आनिया, चुप हो जाओ। कबीर ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके रोने में और तेजी आ गई थी। आनिया, तुम रजत को भूल जाओ और खुद को संभालो प्लीज। अभी वो रश्मिता के जादू में गिरफ्तार है। नहीं, नहीं भूल सकती मैं उसे। बचपन से आज तक बस उसी को चाहा है, उसी को पूजा है मैंने। मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती। वो आंसुओं के दरमियान बोली। कल वो जब ये रिश्ता तोड़ देगा तो क्या करोगी? वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, मगर सच्चाई से बचना नामुमकिन था। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? रजत एक दिन वापस जरूर लौटेगा आनिया, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कबीर। अगले महीने अगर उसने तयशुदा वक्त पर मुझसे शादी नहीं की तो मैं जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या कह रही हो आनिया? तुम समझ भी रही हो? क्या वजह है मुझे बताओ प्लीज। तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। कबीर, मैं मुझसे गलती हो गई। एक कमजोर लम्हा था जिसने मुझे वर्गला दिया, और रजत और मैं, अब उस गलती की सजा तो मिलनी ही थी। रजत का अंश मुझ में सांसें ले रहा है। मैं ये बात और नहीं छुपा पाऊंगी। रजत मुझे ऐसे वक्त पर धोखा देगा मैं नहीं जानती थी। वो लरजते वजूद से बोल रही थी, आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। वो बिला सुबह उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और एक वाफा बाहर लड़की के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। कबीर उसे बस दिलासा देकर चला आया था। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा। रश्मिता घुटनों से ऊपर तक का एक ब्लू कलर का वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। ये कुछ ऐसा था कि वो अपना जिस्म छुपा कम रही थी और दिखा जाता रही थी। मैं आ गया हूँ रश्मिता, तुम जो कहोगी, जो चाहोगी वैसा हो जाएगा।
मैं तुमसे अभी शादी करने को तैयार हूँ, बस तुम रजत और आनिया का पीछा छोड़ दो। वो उसके सामने खड़ा था। ये एक होटल रूम था जहाँ रश्मिता ने कबीर को बुलाया था। शादी? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। शादी किस बेवकूफ को करनी है अभी? मेरा तो दिल आ गया है तुम पर। तुम पहले ही मान जाते तो इतनी शामें बेकार न जाती। उस बेवकूफ रजत के साथ कौन है जाने मन। वह तो बस तुम तक पहुंचने का जरिया था। रश्मिता ने एक मग उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरी काफी लेकर नजाकत से पैर पर इस तरह पैर रखकर बैठी कि उसके सोए अरमान जाग गए। इतना ड्रामा करके तुम रजत को तोड़ दोगी? वो सिप लेते हुए बोला। मर जाए मेरी तरफ से, बस तुम मेरे बन जाओ। शादी बाद में करेंगे, पहले ऐश तो कर ले। वैसे भी तुम उस रजत से दौलतमंद लगते हो, तो तुम ही फर्स्ट चॉइस हो मेरी। वो उसकी गोद में आकर बैठ गई थी। कॉफी का मग टेबल पर रख दिया था और वो उसकी गर्दन पर अपनी हाथ फिराने लगी थी। तभी दरवाजा खुला था और गुस्से में लाल पीला रजत अंदर आया था। यू बिच, मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे यूज करने की? वो उसे कबीर पर से खींचते हुए थप्पड़ों से मारने लगा। बस करो रजत, इसमें जितनी गलती रश्मिता की है उतनी ही तुम्हारी भी है। उस बावफा बा किरदार आनिया को छोड़कर तुम रश्मिता जैसी लड़की के पीछे पड़ गए। जाओ और जाकर आनिया से माफी मांगो। उसने रजत को रोका। हाँ, तुम ठीक कहते हो दोस्त। तुमने आज मेरी नज़र पर पड़े पर्दे हटा दिए हैं। मैं आनिया के पास जा रहा हूँ। वो एक नज़र रश्मिता पर डालकर निकल गया। ओह, तो ये तुम्हारा जाल था। ये ठीक नहीं किया तुमने कभी। वो जहरीली नागिन से फुंकारती थी। कुछ नाटक हम भी कर सकते हैं मिस रस। आह, उसका सर चकराया था। लेकिन मुझसे बचना नामुमकिन है डार्लिंग। रश्मिता की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो कोशिश के बावजूद लड़खड़ा गया था। उस शाम रश्मिता ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। उसने कॉफी में ऐसी ड्रग दी थी कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। मैं जानता था कि ये जो भी हो रहा है सब गलत है, लेकिन सब कुछ मेरे बस के बाहर था। और जब उसका असर खत्म हुआ, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके बाद मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करता रहा हूँ। जानता हूँ जबरदस्ती क्या चीज होती है, और मैं नहीं चाहता तुम्हें ये सब रश्मिता या किसी और से मालूम हो। उस दिन के बाद ना मैं कभी रजत या आनिया से मिला, ना ही रश्मिता से, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आ गई। किसी को भी मेरा यहाँ का पता नहीं मालूम था, और ना ही ये बात। आज पहली बार ये बात मेरी जुबान पर आई है। वो नजर झुकाए हुए था। वो भी निगाहें झुकाए खड़ी रही। उसके चेहरे पे जाने कितने रंग आकर गुजर गए। क्या तुम मुझे अपना सकोगी? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानती कि मेरी फीलिंग्स क्या है। बस आपके साथ रहकर एक तहाज़ुब का एहसास होता है, मुझे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मैं चाहती क्या हूँ। मुझे अभी भी छूने पर दिल दिल में एक दर्द सा उठता है। मुझे मानो की याद नहीं आती, लेकिन अपने आप को सौंप देने का हौसला मैं अभी खुद में नहीं पाती। आपका कुछ भी मांगी रहा हूँ, वो मेरी नज़दीक अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए बस आप अहमियत रखते हैं। उसने बेहद संजीदा लहजे में कहा। कबीर ने उसे नजरें झुकाए देखा तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। वो जानना चाहता था कि क्या वो उसे ऐसे भी अपना सकती है, या इतनी ठेस भी उसका प्यार नहीं सह पाएगा। रश्मिता के पास से वो उस रोज रजत के साथ ही निकल आया था, और चंद दिनों बाद शादी करके रजत और आनिया बाहर हनीमून पर चले गए थे, और वो खामोशी से उन सबकी जिंदगी से निकल गया था। मुक्ता का जहन उलझ सा गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कबीर की नजदीकी उसे भली भी लगती थी और घबराहट भी होती थी। उससे इतना सब कह तो दिया था, मगर अब शर्म से उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, और बेख्याली में फिर से अपने होठ काटने लगी थी। इन पर जुल्म क्यों करती हो मुक्ता? फिर मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही सर। नहीं, मेरा मतलब कबीर। वो जल्दी से घबराकर सीधी हुई। कबीर ने उसे देखा और बेखास्ता हंस दिया। कबीर, तुम जानते हो, जो मैंने चाहा वो हासिल किया है, और तुम्हारी ये सो कोल्ड वाइज समझती है कि तुम्हें मुझसे बचा लेगी। मैंने ठान लिया है, तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। वो तो तुम्हारी वजह से रजत और आनिया अलग नहीं हो पाए, वरना उसके पास इतनी दौलत थी कि मैं आज ऐश कर रही होती, और तुम भी मुझसे बचकर निकल गए। लेकिन इस बार नहीं।
इस बार शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और वो मुक्ता, उसे तलाक देना होगा। वो कमरे में घूमते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान सी हैं, क्या हुआ? कामनी, जो आज उनके यहाँ आई हुई थी, रश्मिता को मुंह ही मुंह बड़बड़ाते हुए सुनकर बोली, तुझे पता है तेरी बड़ी बहन ने दोबारा शादी कर ली और अमीर आदमी फंसा है। दीदी, मुक्ता दीदी बहुत अच्छी हैं और वो कभी दौलत के पीछे नहीं थी। मुझे भी उनसे मिलना था, लेकिन मम्मी मुझे नहीं मिलने देती हैं। वो उदास सा मुंह बनाकर बोली, मैं मिलवाऊंगी तुझे, बस मेरा एक काम करना होगा। वो क्या दीदी? अपने जीजू को कुछ स्पेशल खिलाना होगा जो मैं दूंगी। मैं ही क्यों दीदी? आप क्यों नहीं? वो इसलिए मेरी प्यारी बहना कि मैं उन्हें पहले ही खिला चुकी हूँ कुछ स्पेशल। अब तेरी बारी है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और मुक्ता को भी। रश्मिता ने लम्हे भर में पैतरे बदल दिया था। ओके दीदी, डन। वो मुक्ता में सगी बहन सा प्यार करती थी, तो मिलने की खुशी में हामी भर दी। आज वीकली ऑफ था और वो दोनों घर पर ही थी। सुबह से मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर गहरे काले बादलों ने कब्जा किया हुआ था। ठंडी ठंडी बयार बहुत भली लग रही थी। कबीर अभी सो रहा था, जबकि वो चाय पीने के बाद बाहर लॉन में झूले पर बैठी थी। कभी जिंदगी ने ऐसे मौसम को महसूस करने का मौका ही नहीं दिया था। मानो ऐसे में घर में ही रहता था तो ये मौसम उसे जी का जंजाल लगता था। नफरत सी हो गई थी बारिश से, और शादी से पहले रागिनी ने उसे कभी घर से फुर्सत नहीं लेने दी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और वो अभी तक सोचों में गुम थी। कबीर फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि ये येलो कलर की साड़ी पहने वो झूले पर बैठी हल्की बौछार में भीग रही थी। बालों की चंद लटें उसके चेहरे पर गर्दन से चिपकी हुई थी। उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। वो उसे उसके करीब चला आया था। वो एक खूबसूरत मुझ समा लग रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर फिसल रही थी। साड़ी भीग कर बदन से चिपक गई थी। कबीर के हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए थे। उसने मुक्ता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया था। बेखुदी के आलम में वो उसकी बाहों में चली आई थी। उसे बाहों में भरकर वो बारिश में भीगने लगा था। एक हाथ उसकी कमर में डाले वह उसे खुद से और करीब कर चुका था। मुक्ता का दिल एक नए अंदाज में धड़का था। उसने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। भीगा हुआ चेहरा, माथे पर आते डार्क ब्राउन बालों में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी गहरी आंखें उसी पर जमी थी। उसके वजीह और मजबूत वजूद की इतनी नजदीकी का एहसास होते ही उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा था। उसका नाजुक जिस्म पल भर के लिए कबीर के बाजुओं में कांप गया था। उसने जल्दी से निगाहें चुराई थी और खुद को आजाद कराने लगी। प्लीज मुक्ता, इतना खूबसूरत मौसम और ये हसीन पल शायद फिर ना मिले, इसलिए आज मत जाओ। वो उसके कानों में सरगोशी के अंदाज में बोला। वो भी उसके अंदाज के शहर में उसकी बाहों में सिमट गई, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। जाने कितनी लम्हे यूं ही गुजर गए। दोनों के दिल मोहब्बत की लय पर थिरक रहे थे। तभी जोर से बादल गरजा और मुक्ता उसके सीने से जा लगी। चंद लम्हों बाद कबीर ने उसके मासूम चेहरे को हाथ में भर लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। ये जज्बाती लम्हे फासलों को मिटा गए थे। वो भी सब भूलकर उससे लिपटी हुई थी। बारिश की तेजी में कमी आ गई थी और दोनों ही होश में आए थे। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? क्या सोचा होगा कबीर ने मेरे बारे में कि बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और खुद पर जरा काबू नहीं कर पाई। वो निगाहें चुराती हुई दूसरी ओर रुख फेर गई। कबीर उसके सामने आ गया था। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। गर्दन उसे सामने पाकर और भी झुक गई थी। उसे खुद को देखता महसूस करके हया से उसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया था। उसकी इस मासूमियत पर कबीर की बेतरह प्यार आया था। मुक्ता, उसके पुकारने पर भी उसने हाथ नहीं हटाए थे। वो उससे कतरा रही थी। उसने अपनी हंसी दबाते हुए उसे बाहों में उठा लिया और अंदर ले आया। मुक्ता का दिल बेइख्तियार तेजी से धड़कने लगा था। घबरा कर उसने चेहरे से हाथ हटाए। नजरें अभी भी झुकी थी। प्लीज मुझे उतार दीजिए। उसकी आवाज की कपकपाहट बहुत वाजिब थी। कबीर ने उसे नीचे तो उतार दिया था, लेकिन बाहों से आजाद नहीं किया था। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? उसे सताने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। नहीं, मुझे, हाँ मुझे नाश्ता बनाना है। मैं चेंज करके आती हूँ। वो जाने की जल्दबाजी में थी। तुम कांप क्यों रही हो? उसके मरमरी भीगे जिस्म को उसने आजाद नहीं किया था। कबीर प्लीज छोड़ दीजिए, आप जानबूझकर मुझे सता रहे हो ना? उसने शिकायत सी की।
तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। जवाब में उसका शरारती लहजा उभरा। मुझे प्लीज ऐसे मत देखिए। उसकी शोक शरारती नजरों की तपिश वो महसूस कर रही थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो। नजरें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा है। और आज तो जो बाहर तुमने। प्लीज कबीर, मुझे शर्म आ रही है। छोड़िए ना प्लीज। कुछ मत कहिए अभी। जिस्म का तमाम लहू जैसे चेहरे में सिमट आया था। कबीर ने हंसते हुए उसे बाजुओं से आजाद कर दिया। वो तेजी से निकली थी और उसके कह कहे ने दूर तक उसका पीछा किया था। पूरे दिन वो उससे नजरें चुराए इधर उधर थी और वो उसे अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए था। खाना खाते वक्त भी वो खाने से ज्यादा उसी को देख रहा था। उसकी निगाहों से वो परेशान हो रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब उसे रहा नहीं गया तो चटक कर सवाल कर दिया। अच्छी लग रही हो, नजर हटाने का दिल नहीं कर रहा है। वो बदस्तूर उसी को देख रहा था। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप प्लीज मत देखिए ऐसे। उसके लहजे में शर्म के साथ इल्तिजा थी। पता है मुक्ता, तुम पर येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। और आज के बाद तो ये येलो कलर और मेरा फेवरेट हो गया है। वो मानी खेज लहजे में बोला। वो जो उसकी तरफ देख रही थी, नजरें जल्दी से नजरें हटा ली। आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सॉरी, बट मुझे नहीं पता कि कैसे वो सब हो गया। वो सब क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम तो अभी से घबरा गई हो। मुझसे शर्माना घबराना कैसा? और सॉरी किस लिए? मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बरसात थी ये। तब से अब तक शर्म से सुर्ख हो रही हो और मुझसे नजरें चुरा रही हो। पता है, ऐसे में तुम पर और भी प्यार आ रहा है। दिल चाह रहा है कि तुम्हें बाहों में भर के। प्लीज कबीर, और कुछ मत कहिए प्लीज। उसके होठ हल्के से मुस्कुराए और शर्म से आंखें झुक गई। खैर, कबीर ने उसे फिर और नहीं सताया और रात का वक्त भी खामोशी से गुजरा। रात भर वो सो नहीं पाई थी। कबीर के साथ बेखुदी में बिताए वो लम्हे उसे सारी रात परेशान करते रहे थे। वो बीच बीच में उठकर उसे देख लेती थी जो आराम से सो रहा था। वो खासा हैंडसम, स्मार्ट और खूबरू इंसान था। जाने कितनी लड़कियों का क्रश रहा होगा और ना जाने कितनी लड़कियां उस पर अपना सब कुछ वारने को तैयार रही होंगी। लेकिन उसने साथ चाहा भी तो उसका, जिसे उसके ही पति ने रौंद डाला था। ना जाने क्यों ये एहसास उसके दिल से नहीं जा रहा था कि अब वो इस लायक नहीं है कि कबीर के साथ रह सके। झूठी हो गई है। और ये एहसास तब से और भी ज्यादा सता रहा था जब से दिल उसके बस में हो गया था। उसे चाहे जो कहा हो उसने, लेकिन दिमाग यही कहता था कि वो उसके लायक नहीं है। बारह दिल से यही आवाज आती कि काश वो उसे पहले मिला होता। सुबह जब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो उसकी लाल और सूजी हुई आंखें कबीर को चौंका गई थी। उसके बार बार पूछने पर भी उसने उसे टाल दिया था। नतीजे में उसने उसे घर पर ही रुकने के लिए बोला था और खुद ऑफिस निकल गया था। दिन में खाने के बाद सो गई तो बेहतर महसूस हुआ। शाम को कबीर के आने से पहले ही रश्मिता कामनी के साथ वहां मौजूद थी। जीजू, आप बहुत अच्छे हैं। मुक्ता दीदी आप जैसा जीवन साथी ही डिजर्व करती है। मेरी दीदी बहुत अच्छी है जीजू। उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। कामनी अपनी माँ के उलट मुक्ता को बहुत चाहती थी। कबीर भी उससे हंसकर खुशी से बात कर रहा था। आज शायद पहली बार किसी अपने के आने की खुशी हुई थी मुक्ता को। और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उम्मीद के खिलाफ आज मुक्ता के वहां बैठने पर रश्मिता के चेहरे पर जलन, हसद नहीं थी। वो आराम से बैठी हंसी मजाक कर रही थी। सबने बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। किम, अपनी स्पेशल कॉफी नहीं पिलाओगी क्या? रश्मिता ने कामनी से कहा। और वो किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद रश्मिता भी बहाने से उसके पास चली गई थी। मुक्ता को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। वो थोड़ी देर तो वहां बैठी रही, फिर वो भी किचन में आ गई। रश्मिता ने कॉफी की ट्रे उठाई ही थी कि वो मुक्ता को देखकर हड़बड़ा गई और कॉफी के साथ बाहर निकल गई। आज कॉफी में क्या स्पेशल है कामनी? उसने कामनी से पूछा जो किचन टॉवल टांग रही थी। ये तो रश्मिता दीदी को ही मालूम है। उन्होंने ही उसे स्पेशल बनाया है जीजू के लिए। और मुझे कहा है कि मैं आधे घंटे बाद आपको लेकर लॉन में टहलने चली जाऊं। उसने मासूमियत से सब बोल दिया था। मुक्ता की जान हलक में अटक गई थी। क्या मिलाया है उसने कबीर को? तो कुछ नहीं करने वाली है ये। वो तेजी से बाहर आई थी। अभी कबीर ने कॉफी नहीं पी थी। कबीर पता नहीं उसके बात माने या हंसी में उड़ा दे। ये सोचकर वो कबीर के पास बैठ गई और उसकी कॉफी उठा ली और सिप भरने लगी। अरे मुक्ता, ये तो कबीर की कॉफी है।
तुम ये वाली ले लो। रश्मिता ने जब उसे कबीर की कॉफी पीते हुए देखा तो एकदम से बोल पड़ी, ये मैं ले लेता हूँ, मुक्ता वही पी लेगी, कबीर ने सादगी से कहा और दूसरा मग उठा लिया। रश्मिता की तो जैसे जान सूख गई थी। उसने जैसे तैसे काफी फिनिश की थी और कामनी को लेकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी और उन दोनों के रोकने के बावजूद नहीं रुकी थी। तकरीबन 40 मिनट बाद ही मुक्ता को बेहद बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसका गला सूख रहा था। कबीर ने उसकी यह हालत देखी तो उसके करीब चला आया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कबीर ने उसका हाथ पकड़कर चेक करते हुए पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बेचैनी हो रही है, गला सूख रहा है मेरा। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। ये लो पानी पियो। वो खुद भी परेशान सा हो गया था। नहीं, बहुत बेकार टेस्ट है, मुझे नहीं पीना। वो परेशान से इधर उधर टहलने लगी थी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर जाने के लिए खड़ा हो गया। कबीर, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, मुक्ता ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा और मधुसी के आलम में उसे देखने लगी। मुक्ता, आर यू ऑल राइट? ये क्या हरकत है? उसने हाथ खींच लिया था। कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, देखो ना मुझे, मेरे करीब आओ। वो कहती हुए उससे लिपट गई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। रास्ते में मुक्ता के हाथ उसके चेहरे और गर्दन पर हथेलियां करते रहे। उसके होठ भीज गए थे। उसने उचक कर उसके होठों को चूम लिया था। कबीर ने उसे जल्दी से बेड पर लिटाया। उसने फौरन ही कबीर को पकड़ लिया था। कबीर ने उसकी तरफ देखा। ये मुक्ता तो बिल्कुल बदली सी थी। ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। आंखें नसीली हो रही थी। फोटो पर बस उसी का नाम था, आई लव यू कबीर, आई लव यू। वो उसके मुंह और गर्दन पर होठ फिरा रही थी। कबीर को भी उसकी नजदीकी पल भर को मदहोश करने लगी। फिर वो संभल गया। ये जो भी था नॉर्मल नहीं था। उसने जबरदस्ती उससे खुद को छुड़ाया था, लेकिन वो उसे बार बार पकड़ रही थी। उसने अपनी साड़ी भी उतार दी थी। अब कबीर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने उसे सख्ती से पकड़कर बेड पर धकेला और तेजी से बाहर आकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वो कमरे के बाहर ही चहलकदमी कर रहा था। मुक्ता अपने होश में नहीं थी और इसकी वजह भी उसे जल्द ही समझ में आ गई थी। ये जो मुक्ता के साथ हो रहा था, ये उसके साथ होना था, लेकिन उसकी काफी मुक्ता ने पी ली थी, इसलिए वो अपने हवास हो चुकी थी। 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे उसे बाहर। तभी उसे अंदर से कुछ गिरने और मुक्ता के चिल्लाने की आवाज आई और वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वो अपना हाथ पकड़े रो रही थी। साइड टेबल पर रखे नीचे नीचे गिरी हुई थी और उसकी कलाई में उसी की टूटी हुई चूड़ी घुसी थी। वो ब्लाउज पेटीकोट में साड़ी से बेनियाज अपना हाथ पकड़े हुए बच्चों की तरह रो रही थी। उसने उसकी कलाई से चूड़ी का टुकड़ा खींच कर निकाल लिया और बैंडेज लगा दी। इस दौरान भी वो उसे यहाँ वहां छू रही थी। लेट मी लव यू जानू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कम टू मी। उसने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए थे। मुक्ता, तुम सो जाओ प्लीज, वो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला। तुम क्यों नहीं मुझे छू रहे हो? मानो की वजह से उसने मुझे छुआ था इसलिए। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। तुमसे करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन मैं झूठी हो गई हूँ, है ना? तुम भी मेरे नहीं हो पाओगे। वो रोने लगी थी। शायद असर कुछ कम हो रहा था। ऐसा नहीं है मुक्ता, आई लव यू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुक्ता को उसने टाइट हक कर लिया था। वो भी शायद थक गई थी। कुछ देर उसके सीने पर सर रखने पर वो सो गई थी। सुबह तयशुदा वक्त पर उसकी आंख खुली थी। सर भारी सा था। जैसे तैसे कर हवासों को काबू किया और जब खुद को कबीर की बाहों में पाया तो दिल दिमाग झंझना गए थे। उसके सर्टलेस सीने पर सर रखे सो रही थी वो। और फिर नजर खुद पर गई तो और भी बड़ा झटका लगा। नजर नीचे गई तो साड़ी वहां पड़ी थी। वो उठने लगी थी कि कबीर की नींद खुल गई। दोनों की नजरें मिली और मुक्ता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें फेरती हुई जल्दी से चादर में खुद को छुपा लिया। कबीर ने भी शर्ट के बटन बंद किए और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ये लम्हे इतने अजीब थे कि दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। मुक्ता तेजी से खड़ी हुई और नीचे गिरी हुई साड़ियों को जल्दी जल्दी लपेटा। दिल बेतहासा धड़क रहा था। वे इस हालत में कबीर के साथ, उफ, क्या खता सरहज हुई होगी। क्या उसने अपनी हदें तोड़ दी थी? वो सर झुकाए सोचों में गुम थी। तभी कबीर बाहर आ गया था। वो आप, मैं मतलब हम यहाँ। कल रात उससे बोलना मुहाल हो रहा था। लफ्ज बेतरतीब थे। आंखें झुकी हुई, सूख चेहरा, कांपते होठ। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ देख भी सके। क्या इतना लफ्जों को तोड़ेगी और अटकोगी तो मुझे समझ कैसे आएगा कि क्या कह रही हो?
मुक्ता से कुछ बोलते ही नहीं बना था। वो चंद लम्हे होठ चबाती रही, फिर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कबीर ने बालों में हाथ फिराया था। वो चाहता था कि वो बेहिचक होकर उससे बात करे। कल जो उसने मधोसी में कहा, सामने से होश में रहकर कहे। थोड़ी देर में वो बाहर आ गई थी। कबीर ने उसे गहरी नजरों से देखा था। खूबसूरत ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए उसने बालों को तौलिए से आजाद किया था। वो उसे देख रहा था, जबकि वो बिना उसकी ओर देखे आईने के सामने खड़ी हो गई थी। माथे पर बिंदी लगाने के बाद मांग में सिंदूर लगा ही रही थी कि उसने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये सिंदूर नहीं लगाओगी तुम जब तक अपने दिल से तमाम वसवसे और वहम निकाल कर मुझे दिल से अपना नहीं लेती। उसका लहजा सख्त था। मुक्ता सहम गई थी। इस लहजे में उसने कभी पहले बात नहीं की थी। एकदम ही घनेरी पलकें उठी और नजर उसके फ्रेश चेहरे पर गई। बाल हल्के से माथे पर आए हुए थे और संजीदा चेहरा लिए होठ भींचे वो उसी को देख रहा था। उसके मजबूत हाथ में उसका नाजुक हाथ था। वो उसकी आंखों में देख रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। क्यों अपने दिल में अजीब तरह के वहम पाल रखे हैं तुमने? कैसे वहम? तुम्हें किसने कहा कि तुम झूठी हो? किसने कहा कि मैं मानो की वजह से तुमसे दूर हूँ? क्यों कहती हो फिर कि मुझसे मोहब्बत है? वो आज सब कुछ साफ करना चाहता था। वो कुछ कहने के बजाय निगाहें चुरा गई। कल रात इतने करीब आ गई, लेकिन दिल की बातें, ये जूठन मानो, ये सब भी बोल रही थी। क्या क्या किया मैंने कल रात? वो फिर से उसे देखने लगी। वही जो एक पत्नी कर सकती है, और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। उसके गीले लंबे बालों की खुशबू उसे मदहोश करने पर उतारू थी, लेकिन वो खुद को सख्त बनाए खड़ा था। मुक्ता की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। जाने किस हद तक गई थी वो रूख फेर कर जाने लगी थी कि कबीर ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बाजुओं का घेरा तंग कर दिया था। बिना मेरी बात का जवाब दिए नहीं जा सकती हो तुम। जानने का हक है मुझे कि मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी नजरों में, या तुम भी मुझे बस रश्मिता की तरह वक्त गुजारी का जरिया समझती हो? बस कीजिए कबीर, प्लीज। आप मेरे लिए वो फरिश्ता हैं जिसने मुझे गम और जिल्लत के काले अंधेरों से निकालकर इज्जत और खुशियों का उजाला बख्शा है। मेरे मन मंदिर के देवता हैं आप। हाँ, ये सच है कि मेरे मन में ये एहसास है कि मैं आपसे पहले नहीं मिली। मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द नहीं रहे। लेकिन बस बात इतनी सी है कि कहीं आप मुझे मानो कि जूठन समझकर मुझसे दूर तो नहीं रहते। लेकिन मैं आपसे बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी चाहत को रश्मिता की खुदगर्जी से मत तौलिए। कल रात नहीं मालूम मैं मैंने क्या क्या किया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो जो बोली तो सब कुछ बोल गई। जब कबीर के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में सोखी देखी तो वो ब्लश होकर खुद को छुड़ाने लगी। नहीं पूछोगी कल रात क्या किया तुमने? वो शरारत से उसे और भी करीब करते हुए बोला। सारी नाराजगी, गुस्सा, झुंझलाहट पल में गायब हो गए थे। उसका इकरार हर गलत फहमी को दूर कर गया था। मोहब्बतों की खुशबू महक उठी थी। उसकी सरगोशी पर वो पल के गालों पर झुकाए सुर्खी मायल चेहरे के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे फासले कायम रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी गिरफ्त और भी कसती जा रही थी। कबीर प्लीज। उसकी आवाज लरस गई थी। तुमने मुझे होठों पर किस किया था। मेरी शर्ट के बटन खोल कबीर अपनी साड़ी अलग कर दी थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। जानती कितना मुश्किल हो रहा था खुद को रोकना। मुक्ता के हाथ सीने पर से हट गए थे और वो उसके सीने से आ लगी थी। उसकी बात पर शर्म से उसके सीने में ही चेहरा छुपा लिया था। बट डोंट वरी, और कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें तुम्हारे पूरे होशो हवास में अपना बनाना चाहता हूँ मैं। उसकी हालत पर तरस खाकर उसने उसे और परेशान करने का इरादा छोड़ दिया। मुक्ता ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया था। रश्मिता, रश्मिता। अरे ये लड़की कहाँ घुसी चली जा रही है? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। अब ना नमस्ते ना राम राम, सीधे मुंह उठाकर बड़ी बहन को नाम से पुकारती चली आ रही है। मैं पूछती हूँ क्या परेशानी है? निशा ने उसे रोकते हुए कहा। मुक्ता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उन्हें गुस्सा, नफरत और दहकता अलाव नजर आया था। वो वहीं जड़ हो गई थी। मुक्ता कबीर के ऑफिस जाने के बाद रश्मिता के पास आने के लिए निकली थी। आज नहीं ताई जी, बहुत हो चुका। आज आप या कोई भी बीच में नहीं आएगा। उसने उन्हें हटाने की कोशिश की। मेरी बच्ची के लिए कुछ मत बोल मुक्ता। मैं अगर आपने उसे बचपन में ही 2 थप्पड़ कस के लगाए होते तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब ये जरूरी हो गया है।
उसने उन्हें एक तरफ किया और अस्मिता के कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर वो आराम से पड़ी सो रही थी। उसने जाकर उसकी चादर एक तरफ खींच दी। रश्मिता ने पहले आंख बंद किए चादर ढूंढी, फिर झल्लाकर उठ बैठी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। निशा भी पीछे पीछे आ गई थी। मुक्ता आगे बढ़ी और जिंदगी में पहली बार उसने हाथ उठाया। रश्मिता के गालों पर उसकी उंगलियां छप गई थी। तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की लड़की! रश्मिता फट पड़ी थी। जबान संभाल के रश्मिता, मुझे पहले वाली मुक्ता समझने की गलती मत करना। आज तुम मुक्ता कबीर सिंह से बात कर रही हो। मेरे पति और घर पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बिफर कर बोली। अरे चाचा, बड़ी आई, तेरे तो पता नहीं कितने पति और घर होंगे। निशा ने उस पर निशाना साधा था। बस ताई जी, आज नहीं और नहीं। बचपन से आज तक आप लोगों के ताने सुनती आई हूँ, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया है, लेकिन आज मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी वजह से मेरी माँ को कभी बहू होने का सम्मान नहीं मिला। जानती हूँ कि बहन की मोहब्बत में थी आप, लेकिन उनके बाद मुझसे क्यों इतनी नफरत रही आपको कि रागिनी माँ के मन से जहर भरती रही मेरे खिलाफ। उन्होंने जब भी मुझे अपनी बेटी बनाना चाहा, आपने उन्हें यही याद दिलाया कि मैं उस औरत की बेटी हूँ जो उनके पति की पहली पत्नी थी। कभी उन्हें भी सुकून नहीं लेने दिया। अरे पापा की प्रॉपर्टी ही चाहिए थी आपको तो ले लेती, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हैरान मत होइए आप। मैंने आपकी वो सारी बातें अपने कानों से सुनी है, जब आपने रागिनी माँ को धमकाया था कि वो सब कुछ आपके नाम करके मेरी शादी मानो से कर दें, क्योंकि आप मुझसे बेहद नफरत करती हो, वरना आप उनका ये राज सबके सामने खोल देंगी कि कामनी पापा की बेटी नहीं है, बल्कि शादी से पहले रागिनी माँ के किसी से संबंध की निशानी है। और ये साबित करने के लिए उसके पास पक्के सबूत थे, और फिर कामनी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बेचारी वो सारी उम्र खुद पर सौतेली का तमगा लगाए रही, जबकि सौतेलेपन तो आपने निभाया उनसे भी मुझसे भी, जबकि वो तो आपकी सगी बहन है। वो आपके साथ रहती हैं अपनी बेटी की खातिर, आपके सही गलत में साथ देती हैं कामनी की खातिर, लेकिन उनकी मजबूरी आंखों में मैं पढ़ सकती हूँ। आप मुझसे कहने के बजाय अपनी बेटी से पूछिए कहाँ और किस किस के साथ रहती हूँ। और हाँ, आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा या मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ताई जी, आपकी सारी काली करतूतों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मारने में भी संकोच नहीं करूंगी। और अस्मिता, तुम कबीर से दूर रहना। इस बार उसे सिड्यूस करने के लिए तुमने ड्रग्स देने की जो गलती की है उसे दोहराने का सोचना भी मत। मेरा वो रूप देखोगी जो कभी नहीं देखा होगा। उसने सब कुछ बोलकर एक गहरी सांस ली। रश्मिता और निशा दम साधे खड़ी थी, और इतनी आवाजों को सुनकर रागिनी, कामनी और सिद्धांत भी वहां आ चुके थे, और सबके सामने आज निशा का सच आ चुका था। वो घर आ चुकी थी और आज खुद को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस कर रही थी। रागिनी और सिद्धांत ने रो रो कर मुक्ता से माफी मांगी थी। वो उन्हें माफ भी कर आई थी। कामनी अपना सच जानकर निढाल थी। सिद्धांत ने न सिर्फ गौतम के प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे वापस किए थे, बल्कि निशा से अपने रिश्ते को भी वहीं खत्म कर दिया था। अब दुनिया की नजरों में तो वो वही थे, लेकिन उनका घर अब जज्बाती तौर पर खंडहर हो चुका था। मुक्ता वो पेपर्स रागिनी को सौंप आई थी और कामनी को यही कहा था कि वो हमेशा उसकी बहन रहेगी। आज सब कुछ तो मिल गया था उसे, कबीर का प्यार, मायके का सुख और माँ बाप की तरह ध्यान रखने वाले मम्मी पापा और रघु काका। अभी वो बैठी हुई चाय ही पी रही थी कि मम्मी पापा रघु काका के साथ आ गए थे, और वो उन्हें देखकर खुशी से खड़ी हो गई थी। उसके होठों की मुस्कुराहट, चेहरे की चमक और आंखों की खुशी सारिका जी को अंदर तक सुकून बख्श गई थी। शाम को कबीर के आने पर सबने साथ में डिनर किया था। इस बीच कबीर की निगाहों की गर्मी और मुक्ता का उसकी तपिश से तपता चेहरा सारिका जी की नजरों से छुपाना था। उनका बद्रीनाथ दर्शन सफल हो गया था। वो धीरे से मुस्कुरा दी, और मुक्ता ने जब ये देखा तो शर्म से गाल और दहक उठे। रात का 1 बजा था जब वो कमरे में आई थी। उम्मीद के खिलाफ कभी सोया नहीं था, बल्कि उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में नाइट बल्ब की ख्वाबनाक रोशनी बिखरी थी। इतनी देर कर दी आते आते, उसने शिकायत की थी। आप सोए नहीं अभी तक? उसने बस जवाब में उसके सवाल कर दिया था। तो मेरे सोने का वेट कर रही थी? हाँ। नहीं तो? वो तो बस किचन में टाइम लग गया था कि मैं वहीं लाउंज में टीवी देखने लगी थी। उसने सफाई दी। यहाँ आओ,
उसकी निगाहों से जज्बे छलक पड़ रहे थे। मुक्ता ने उसकी तरफ देखा और फिर पलकें झुका ली। जज्बात आगे खींच रहे थे और हया पीछे। उसकी कसमकस देख कबीर उसके करीब आ गया। मुक्ता ने फौरन पलकें उठाकर उसे देखा। नजरें टकराई और वो आदत के मुताबिक पीछे हटने लगी कि कबीर ने उसे बाजुओं में कस लिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए? वो मुस्कान दबाकर बोली। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, पहन कर दिखाओगी? उसने धीरे से सर हिला दिया था। कबीर ने उसके हाथों में एक पैकेट रखा और रूम से बाहर चला गया। 20 मिनट बाद जब वो आया तो मुक्ता चादर में सिमटी हुई थी। वो उसके करीब आ गया और करीब और करीब, यहाँ तक कि उसकी शर्म से बोझल पलकें और भी झुक गई। उसने धीरे से चादर हटानी चाहिए, लेकिन मुक्ता के हाथ चादर पर और भी कस गए थे। मेरी खातिर। उसका लहजा मोहब्बत से बोझल था। मुक्ता की पकड़ ढीली हुई और कबीर ने चादर को हटा दिया। ये डार्क सी ग्रीन कलर की स्लीवलेस मैक्सी स्टाइल ड्रेस थी जो साइड से और फ्रंट से नीचे से खुली हुई थी। मुक्ता ने शर्म से चेहरा हाथों में छुपा लिया था। तुम बहुत खूबसूरत हो मुक्ता, आज मुझे जी भरकर देखने दो, वो उसके हाथ हटाते हुए बोला। वो उसके हाथों से फिसल गई और साइड में दूसरी तरफ रुक करके खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कनें शोर कर रही थी, चेहरा तप रहा था। कबीर ने पीछे से कमर में हाथ डाल दिए तो वो हौले से कांप गई और पलटकर उसके सीने से लग गई। आई लव यू कबीर। उसके होठों पर इजहार मचल उठा था। आई लव यू टू माई लाइफ। कबीर ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर होठों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। तुम मेरी आशिकी हो, मेरी जिंदगी हो मुक्ता। वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला और उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके होठों से होते हुए उसके दहकते होठ उसकी गर्दन पर फिसलने लगे और हाथों ने शरारत करते हुए ड्रेस के स्ट्रेप नीचे खिसका दिए। मुक्ता के हाथ उस पर कस गए थे। मोहब्बत की एक नई कहानी लिखी जा रही थी और इस खूबसूरत मिलन की चांदनी में वो दोनों सरोबार हो रहे थे। आज हर मुश्किल से गुजरकर दोनों अपनी मोहब्बत को पा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।